हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट अगेन. बेटा स्कूल में थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, सो क्लास कुड नॉट बी completed. First of all, let me thank bankofbiology.com because we are using their PDF. So we have to discuss today 3 experiments. जो first experiment हमें discuss करना है, that is about Griffith's experiment. Okay. So in Griffith's experiment, this was performed in the year 1928. और ये जो Griffith experiment है, actually in the early 19th century, lot of debate was going on. 4 molecules हैं. Out of these 4 molecules, which one is the biomolecule? So some scientists were saying DNA genetic material है. Some were saying RNA is a genetic material. Some were of the opinion कि जो carbohydrates है, proteins है, because they show lot of diversity, so they could act as a genetic material. तो कुछ नहीं पता चल पा रहा था कि चारों में molecules में से कौन सा biomolecule जो है वो actual genetic material है. So to solve this problem, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था इन द ईयर 1928, इन विच ही टुक अ बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियम, जिसको कि हम डिप्लोकोकस निमोनिया भी कहते हैं. एंड दिस बैक्टीरिया एक्चुअली एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स. ठीक है, इसकी 2 स्ट्रेन्स हैं. स्ट्रेन्स का मतलब स्पीशीज सेम है, उसी स्पीशीज में थोड़ा सा वेरिएशन है. सो दिस कैन एग्जिस्ट ईदर इन एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन. एक्चुअली इनका जो नेम एस और आर है वो कैसे पड़ा है कि इफ़ आई एम ट्राइंग टू सी द दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन अंडर द माइक्रोस्कोप, तो ये जो बीच में डार्क ब्राउन कलर का बना है ये तो बैक्टीरिया है, और जो येलो कलर का बाहर इसके आउटर कोटिंग है, दिस इज द म्यूकस कोट. म्यूकस मतलब जैसे आप लेडी फिंगर काटते हो तो उसमें से एक जेली स्टिकी म्यूकस निकलता है. एंड बिकॉज ये जो बैक्टीरिया है इट इज़ कवर्ड बाय अ म्यूकस कोटिंग, तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू सी दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप, सो इट इज़ अपियरिंग स्मूथ, इट इज़ अपियरिंग शाइनी, देखने में बहुत स्मूथ और शाइनी लगता है. तो दैट इज़ वाई इसका नेम स्मूथ से आ गया एस स्ट्रेन. स्मूथ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट साइंटिस्ट ने लिया और इसको नेम दे दिया एस स्ट्रेन. ऑन दी अदर हैंड जो इसकी दूसरी स्ट्रेन है उसमें बैक्टीरिया के अराउंड ये जो म्यूकस कोट है ये एब्सेंट है. And once we are trying to observe this strain under the microscope, so we are finding कि इसकी जो surface है वो एकदम sharp है, rough है. So rough से इसका name पड़ गया R strain. तो appearance में देखो दोनों की difference है. जो smooth से strain है वो एकदम smooth और shiny है, जो rough है उसकी appearance rough है. लेकिन इनके features में भी difference है. जो S strain है वो virulent है. विरुलेंट का मीनिंग होता है इट इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज, इट मीन्स इट कैन कॉज निमोनिया इन द बैक्टीरिया. जो आर स्ट्रेन है वो नॉन विरुलेंट है. नॉन विरुलेंट का मतलब है इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज इन द बॉडी ऑफ माइस, इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ कॉजिंग निमोनिया इन द माइस. तो दोनों एस और आर स्ट्रेन की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है. एस वाली विरुलेंट है, आर वाली जो है वो नॉन विरुलेंट है. Then what the Griffith did was he divided his experiments into 4 steps. उन्होंने सबसे पहले एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को बीकर्स में कल्चर किया. आप लोगों में से अगर कोई आगे चल के ग्रेजुएशन में माइक्रोबायोलॉजी या कोई भी लाइफ साइंसेस की उसमें आप ग्रेजुएशन करोगे, सो वी कैन कल्चर द बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन द लैब. उसके लिए वी हैव टू टेक एग्रोज मीडियम, उसमें सारे हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड करते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू ग्रो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया. सो दे ग्रू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ओके, एंड आर स्ट्रेन ऑल्सो. अब ये जो एस स्ट्रेन वाला बीकर था इसमें से इन्होंने अपनी सिरिंज जो है फिल की और माइस को इंजेक्ट कर दिया लाइव एस स्ट्रेन से. एंड वंस ही इंजेक्टेड माइस विद द लाइव एस स्ट्रेन, व्हाट हैपेंड, क्योंकि एस स्ट्रेन आपकी विरुलेंट है, पैथोजेनिक है, तो माइस को निमोनिया हो जाएगा एंड द माइस विल डाई. अब जब भी किसी माइस की डेथ होती है तो फिर उसकी अटॉप्सी की जाती है, मीन्स उसको डिसेक्ट करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाले, स्पेशली लंग्स निकाले, बिकॉज निमोनिया हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ अफेक्टिंग द लंग्स. और लंग्स की स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने देखा, तो व्हाट ही कुड फाउंड वाज दैट कि जो माइस की बॉडी में बहुत सारे एस बैक्टीरिया ऑब्टेन हुए. सो दिस क्लियरली शो कि माइस को निमोनिया हो गया. माइस के अंदर वैसे भी निमोनिया के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए थे. एक्सरे वगैरह जब किया गया माइस का, सो इट वाज शोइंग कि लॉट ऑफ फ्लूइड हैज़ कलेक्टेड इन द लंग्स. देन इन द सेकेंड स्टेप व्हाट ही डिड वाज ही टुक द लाइव आर स्ट्रेन और इसको उन्होंने माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया. तो जब इन्होंने लाइव आर को माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो आर वाला तो नॉन विरुलेंट है, मीन्स इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ कॉजिंग निमोनिया. एंड वंस वी आर इंजेक्टिंग इनटू द बॉडी ऑफ माइस, माइस को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइस विल स्टिल बी हेल्दी एंड वी आर फाइंडिंग दैट द माइस सर्वाइव. नाउ इन द थर्ड स्टेप व्हाट ही डिड कि ये जो बीकर था जिसमें उन्होंने एस ट्रेन को कल्चर किया था, उसको उन्होंने ऐसे बर्नर और ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रख के अच्छे से इस पूरे मिक्सचर को हीट कर दिया.
सो वंस यू आर हीटिंग द एस ट्रेन, नाउ व्हाट विल हैपन, जो भी बैक्टीरिया था वो पूरा किल हो जाएगा. एंड नाउ ही इंजेक्टेड, ये देखो यहाँ पे जब इन्होंने हीट किया तो बैक्टीरिया का इन्होंने शेप में डिफरेंस दिखाया है. ये आपको समझाने के लिए बताया है कि जो अब बैक्टीरिया है वो किल हो चुका है, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है. एंड नाउ ही टुक और फिल्ड हिज सिरिंज विद दिस सोल्यूशन, हीट किल्ड एस वाला सोल्यूशन उन्होंने सिरिंज में फिल किया, माइस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया. सो व्हाट ही कुड फाउंड, क्योंकि आपने एस को किल कर दिया, माइस को निमोनिया होगा नहीं, सो माइस विल बी एबल टू सर्वाइव एंड द माइस विल बी परफेक्टली हेल्दी. एंड इन द लास्ट स्टेप व्हाट ही डिड, कि ये जो उन्होंने हीट किल्ड एस बनाया था, ये वाला बीकर इन्होंने लिया, और ये जो लाइव आर था दिस ही हैड टेकन, और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया. हीट किल्ड एस, लाइव आर, दोनों को इन्होंने आपस में मिक्स कर दिया, और उसके अंदर से एक इन्होंने अपना सिरिंज जो है वो फिल करके माइस में इंजेक्ट किया. तो जब आप इस टाइप का मिक्सचर माइस की बॉडी के अंदर डाल रहे हो कि आपने एस तो हीट किल लिया है, लाइव आपने लिया है आर बैक्टीरिया, और उसको माइस की बॉडी के अंदर डाल रहे हो, सो व्हाट इज़ द रिजल्ट यू एक्सपेक्ट, कि माइस की जो बॉडी है उसमें निमोनिया नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा. वाई? बिकॉज इस केस में नाउ व्हाट विल हैपन, आपका एस तो ऑलरेडी हीट किल्ड है, ठीक है, वो निमोनिया कॉज कर नहीं सकता. आर वाला आपका बैक्टीरिया लिविंग है, और लिविंग जो बैक्टीरिया होगा वो आपका नॉन पैथोजेनिक है, नॉन विरुलेंट है, तो वो वैसे भी निमोनिया कॉज नहीं करता. सो ग्रिफिथ वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब वो इस मिक्सचर को माइस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो माइस को निमोनिया नहीं होगा, माइस शुड रिमेन हेल्दी. बट टू हिज सरप्राइज वॉट टू फाउंड, कि जो उनका रिजल्ट था वो बिल्कुल उनके एक्सपेक्टेशन का जस्ट ऑपोजिट था. सो इन दिस केस वॉट एग्जैक्टली हैपेंड इज, कि ये मिक्सचर जब उन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस को निमोनिया हो गया. जब उन्होंने देखा कि माइस वीक लग रहा है, उसका पूरा एक्सरे वगैरह करके देखा, सो ही कुड फाउंड कि उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड कलेक्ट हो गया है. एंड आफ्टर फ्यू डेज अ माइस डाई. डेथ के बाद जब माइस का टॉप्सी की गई, लंग्स निकाल के उसका स्लाइड बना के देखा गया, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड कि माइस के लंग्स में लिविंग एस बैक्टीरिया कैन बी सीन. तो लिविंग एस तो हमने डाला ही नहीं था, लाइव एस बैक्टीरिया तो हमने डाला ही नहीं है, हमने तो हीट किल्ड एस डाला है और लाइव आर डाला है. एंड नाउ वी आर गेटिंग द लिविंग एस बैक्टीरिया इन द बॉडी ऑफ द माइस. सो ही वाज सरप्राइज कि ये जो एस बैक्टीरिया है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने तो ऐड ऑन ही नहीं किया. सो ही गेव अ टर्म विच इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांस का मतलब होता है चेंज हो जाना, फॉर्म का मतलब फीचर्स या अपीयरेंस. अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स अपीयरेंस चेंज हो रहे हैं, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, जो आर स्ट्रेन थी वो एस में चेंज हो गई. ग्रिफिथ ने हाइपोथेसिस दिया कि एस स्ट्रेन जो हमने हीट किल्ड ली है, इसका कोई मॉलिक्यूल जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, इट कुड बी प्रोटीन ऑल्सो और कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो. सो दैट मॉलिक्यूल हैड ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन, और इस प्रोसेस का नाम उन्होंने दिया ट्रांसफॉर्मेशन. की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, आर एस में चेंज हो गया, एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू गेट द एस live bacteria in the body of this mice. But the drawback of his experiment was that he could not identify the biomolecule responsible for this transformation. इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा बायोमोलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है ये वो नहीं फाइंड आउट कर पाए. ओके, एंड दैट इज़ हाउ इस एक्सपेरिमेंट में ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है कि ही कुड नॉट आइडेंटिफाई विच मॉलिक्यूल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. सो ये आप अपनी बुक में तीन चीज़ों का लिखोगे मीनिंग. एक तो विरुलेंट टर्म का मीनिंग लिखोगे, विरुलेंट मीन्स केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज. एक ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, द प्रोसेस इन विच आर इज चेंजिंग इन टू एस. आर जब एस में चेंज होगा तो वो ऑब्वियसली उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो गई, वो रफ से स्मूथ में चेंज हो गया, और उसके बाद उसका जो फीचर्स हैं वो भी चेंज हो गया, वो नॉन विरुलेंट से विरुलेंट में चेंज हो गया, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद अब अपनी एनसीईआरटी में ड्रॉबैक ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट भी लिखोगे. ओके, तो ये तीनों चीज़ें आपकी एनसीईआरटी बुक में होनी चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. और इस टाइप से आप एक फ्लो चार्ट वगैरह कुछ बना सकते हो. ये माइस वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है. ऊपर ये लिखो लाइव एस, लिखो हेडिंग डाल के इंजेक्ट इनटू माइस, उसके बाद ये स्टेटमेंट बना के लिख दो माइस डाई. तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स जो आपके होंगे, और ये ऐसे फ्लो चार्ट फॉर्म, ये आप इसको लर्न कर लो, सो दैट यू कैन राइट दिस एक्सपेरिमेंट. ये अपने आप पे 4 मार्क्स में आता है, सो दैट यू कैन राइट इट. ओके, उसके बाद देन वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंटिस्ट एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी. ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे, एंड एक्चुअली दे वर वेरी, अगर आप इनकी स्टोरी रीड करोगे, दे गॉट
इंस्पायर्ड बाय रीडिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। इन्होंने जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट रीड किया सो दे गॉट वेरी एक्साइटेड टू फाइंड आउट कि चारों मॉलिक्यूल्स में से कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। सो दे वांटेड टू फाइंड इट आउट। तो इन्होंने जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की शॉर्ट कमिंग थी, मतलब ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट आधा ही रह गया था, ही कुड नॉट टेल विच मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल, उस इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट को ही कंप्लीट किया टू फाइंड आउट कि विच मॉलिक्यूल इज एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारा हीट के एस बैक्टीरिया था उसको इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, आप शायद फिजिक्स में भी पढ़ोगे। एक मशीन होती है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई सर्कल है, स्टोन के अराउंड आपने थ्रेड में कोई स्टोन टाई किया और आप उसको ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहे हो, तो एक फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, जो स्टोन के ऊपर एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपीटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सारे आपने पढ़े होंगे। तो सिमिलरली वी हैव अ मशीन जो इस सेंट्रीपीटल फोर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें मशीन के अंदर ऐसे ट्यूब्स होती हैं एंड दीज ट्यूब्स आर रोटेटिंग इन अ सर्कुलर मैनर, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, ये जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जो भी आपने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर डाला है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, उसको सेंट्रीफिकेशन ट्यूब में डाल के मशीन ऑन कर दी, हम इसको 10,000 RPM रोटेशंस पर मिनट या जो भी स्पीड सेट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मूव करेंगे। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि जो हीट किल्ड एस के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, DNA है, RNA है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑल ऑफ देम विल गेट सेपरेटेड और हम उनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। नाउ वंस वी हैव डन द सेंट्रीफिकेशन, ये एक लेयर अलग हो जाएगी, दूसरी लेयर अलग हो जाएगी, सो वी कैन सेपरेट द DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। एंड बिकॉज हमें इनका वेट ऑलरेडी पता होता है कि प्रोटीन्स का अप्रॉक्सीमेट मॉलिकुलर वेट कितना है, DNA का कितना है, RNA का कितना है, तो सेंट्रीफिकेशन टीम जो ट्यूब होती है उसके ऊपर जो भी मार्किंग्स है, नंबर मेंशनड है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। सो व्हाट दे डिड वाज कि दे सेपरेटेड ऑल द 4 बायोमोलिक्यूल्स ऑफ एस स्ट्रेन। एस का इन्होंने कार्बोहाइड्रेट भी अलग कर दिया, प्रोटीन भी अलग कर दिया, DNA भी अलग कर दिया, RNA भी अलग कर दिया। नाउ व्हाट दे डिड वाज, आप यहाँ पे एक टेबल बना के भी अपनी कॉपी में रख सकते हो सो दैट आपको इस एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करने में ईजी हो जाए। सो व्हाट दे हैड डन इज, इन द फर्स्ट स्टेप दे हैड टेकन, यहाँ पे आप सीरियल नंबर इस तरीके से ऐड कर दो, एंड दे हैड टेकन लाइव आर। लाइव आर तो सब में लिया उन्होंने, उसके बाद कौन सा कंपोनेंट उन्होंने एस का ऐड किया और फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, येस और नो, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस और नॉट, दैट दे हैड ट्राई टू फाइंड आउट। सो लाइव आर लिया, फर्स्ट केस में इन्होंने ऐड किया लेट्स से RNA ऑफ एस, एस स्ट्रेन का RNA इन्होंने ऐड किया, दोनों को मिक्स कर दिया। लाइव आर बैक्टीरिया, पूरा एस बैक्टीरिया नहीं ऐड किया, उसका सिर्फ RNA ऐड किया, एंड देन दे चेक कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। सो दे नोटेड कि नो ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। RNA अगर आप डाल रहे हो तो R जो है वो S में चेंज नहीं हो रहा, R ही रहेगा, इट मीन्स नो ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। देन दे अगेन टुक लाइव R एंड नाउ दे एडेड कार्बोहाइड्रेट ऑफ S, जो आपका S बैक्टीरिया है उसके कार्बोहाइड्रेट्स ऐड किए, अगेन नोट किया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, सो दे फाउंड कि अगेन कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। देन दे टुक लाइव R एंड नाउ दे एडेड प्रोटीन्स, जो एस स्ट्रेन है उसके प्रोटीन्स को उन्होंने ऐड किया, एंड दे फाउंड कि नो ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। फोर्थ स्टेप में उन्होंने उसका DNA ऐड किया, और DNA ऐड जब उन्होंने लाइव आर के साथ किया और दोनों को मिक्स किया, एस का सिर्फ उन्होंने DNA लिया है और लाइव आर बैक्टीरिया लिया, एंड नाउ दे कुड सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। जैसे ही उन्होंने लाइव आर बैक्टीरिया को एस हीट किल जो था उसके DNA के साथ मिक्स कर दिया, सो दे कुड सी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आर वाला जो बैक्टीरिया है वो एस स्ट्रेन में चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हैड अकर्ड। सो दिस क्लियरली इस्टेब्लिश दैट आउट ऑफ ऑल द 4 बायोमोलिक्यूल्स इट इज़ द DNA विच इज़ एक्चुअली कॉजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब उन्होंने इसका एक रिपीट एक्सपेरिमेंट भी किया, जिसको कि उन्होंने फर्दर कंफर्म करने के लिए कि कहीं हमसे कोई गलत रिजल्ट तो नहीं ऑब्टेन हो रहा। साइंटिस्ट दे ऑलवेज वांट टू क्रॉस चेक देयर एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने क्रॉस चेक करके भी देखा। उन्होंने क्या किया, अब इसमें उन्होंने एंजाइम्स ऐड कर दिए। जैसे इस मिक्सचर में उन्होंने RNAs ऐड कर दिया। RNAs इज एन एंजाइम जो RNA के स्ट्रक्चर को डिग्रेड कर देता है। तो जब आपने लाइव R के साथ जो RNA डाला था और उसमें RNAs भी डाल दिया, तो दिस RNAs विल डिग्रेड द एंजाइम, एंड पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था और अभी भी आप इसको RNAs डाल के भी चेक कर रहे हो तो भी आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो कार्बोहाइड्रेट्स था उसके साथ उसका जो भी एंजाइम होता है, वी हैव वेरियस कैटेगरी ऑफ अमाइलेज एंड अदर एंजाइम, वो ऐड करके देखें, नो ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रोटीन्स वाला जहाँ पे था
वहाँ पे प्रोटीनेज एंजाइम ऐड किया, प्रोटीनेज एंजाइम प्रोटीन को पूरा डैमेज कर देता है, डिग्रेड कर देता है। पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था और इस एंजाइम को डालने के बाद भी कोई रिजल्ट पे चेंज नहीं हुआ, स्टिल नो ट्रांसफॉर्मेशन। जो फोर्थ उनका स्टेप था जहाँ पे उन्होंने लाइव आर और डीएनए ऑफ एस मिक्स किया था, देयर दे एडेड डीएनएज। पहले वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, मीन्स आर वाज गेटिंग चेंज्ड इनटू एस, लेकिन जब उन्होंने डीएनए में और डीएनएज एंजाइम ऐड कर दिया, डीएनएज इज एंजाइम विच विल डैमेज द डीएनए, डीएनए अगर पूरा डैमेज हो गया तो ऑब्वियसली वो आर का ट्रांसफॉर्मेशन एस में नहीं कर सकता। तो पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था बट इस एंजाइम को ऐड करने के बाद नो ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस क्लियरली एस्टैब्लिशेस that out of all the four biomolecules it is the DNA which is the genetic material. Okay, so इस तरीके से आप इसको पूरा learn करोगे, you will understand this thing. Then we have to discuss about Hershey and Chase experiment. This is really very important experiment. Now coming to this experiment of Hershey and Chase, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। देखो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं सो दे हैव टू डू लॉट ऑफ थिंकिंग, बहुत थिंकिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी जाके वो एक्सपेरिमेंट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। एक्चुअली एवरी मैकलॉयड मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट के बाद भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो दे वर नॉट कन्विंस्ड, वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है। दे वांटेड कि कुछ एक आधा एक्सपेरिमेंट और होना चाहिए जिससे हम 100% कंफर्म हो जाएं दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल। सो दे वांटेड मोर प्रूफ। सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दैट थिंग, every these two scientists Hershey and Chase, they designed an experiment जिसमें उन्होंने 100% प्रूव कर दिया that DNA is the genetic material. And in this experiment they had taken a bacteriophage. बैक्टीरियोफाज आपने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है विच इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। ऑल्दो बैक्टीरिया इज़ वेरी स्मॉल, बट आप ये मत सोचो कि बैक्टीरिया को कोई डिजीज़ नहीं होती, बैक्टीरिया के ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरियोफाजेस कंटिन्यूसली अटैक करते हैं। सो वी हैव अ बैक्टीरियोफाज विच इज़ अ वायरस विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। और उन्होंने एक ऐसा बैक्टीरियोफाज लिया जिसके अंदर सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स का वो बना हुआ है, उसके अंदर प्रोटीन कोट है, ओके, और उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट और आपका आरएनए तो पिक्चर से आउट हो गए। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट आरएनए के ऊपर वैसे भी ज़्यादा डाउट नहीं था। साइंटिस्ट एवर कंफ्यूज बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन, उनको लगता था कि इन दोनों में से फाइनल कंफर्मेशन होना चाहिए कि कौन सा जेनेटिक मटीरियल है। क्योंकि अभी आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि जो प्रोटीन्स हैं वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं, एंड बिकॉज वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं सो प्रोटीन कैन शो लॉट ऑफ वेरिएशन इन देयर स्ट्रक्चर एंड अदर फीचर्स। सो उनको ये साइंटिस्ट को ये डाउट था कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। सो आरएनए कार्बोहाइड्रेट तो उनको क्लियर हो गया था कि नहीं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स नहीं है जेनेटिक मटेरियल मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। सो डीएनए और प्रोटीन्स में से कौन सा है ये आप हमें कंफर्म करके बताओ। सो दीज टू साइंटिस्ट हर्शे एंड चेज दे टुक अ बैक्टीरियोफाज जो सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर का शो किया हुआ है ये इसका डीएनए है, जो रेड कलर से शो किया हुआ है ये इसका प्रोटीन है। सो ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया जो सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। एंड इसके बाद इन्होंने व्हाट दे हैड डन इज, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, इसको पहले हम शॉर्ट में समझेंगे। सो व्हाट दे डिड वाज दे टुक द रेडियोफाज, दे टुक द बैक्टीरियोफाज सॉरी, और उसको उन्होंने कल्चर किया लैब में। आपकी बुक में ये वाला डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को इम्पॉर्टेंट मार्क करना है और इस डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से लर्न करना। सो दिस इज़ योर होमवर्क, आप इसको अपनी होमवर्क कॉपी में, असाइनमेंट कॉपी में डायग्राम बनाओगे। इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि अगर ये 3 मार्क्स या 5 मार्क में आता है, आपने डायग्राम बना दिया तो एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो आपको डायग्राम से ही मिल जाएंगे, बिकॉज इसके थ्रू ही आप एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 हेडिंग्स मेंशन्ड है, इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसका कोई एक्सप्लेनेशन एज सच गिवन नहीं है। तो डायग्राम बनाओ, ये 3 हेडिंग्स लिखो और इनको अपने वर्ड्स में डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन कर दो, यू विल गेट मार्क्स। सो व्हाट दे हैड डन इज कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी आप सिर्फ इस वाले पार्ट के ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है। वी आर ओनली फोकसिंग द पार्ट विच इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ दे कल्चर्ड देयर बैक्टीरियोफाज इन अ रेडियो एक्टिव सल्फर सोल्यूशन। ठीक है, 2 उन्होंने रेडियो आइसोटोप सेलेक्ट किए, एक उन्होंने सेलेक्ट किया रेडियो एक्टिव सल्फर, एक उन्होंने सेलेक्ट किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो पहला जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट रन किया उसमें उन्होंने जो बैक्टीरियोफाज है, जिस कॉनिकल फ्लास्क में बैक्टीरियोफाज को कल्चर किया था, इसके अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर ऐड कर दिया। एंड यू मस्ट कीप इन माइंड कि जो सल्फर है वो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। देयर आर सर्टेन अमीनो एसिड्स विच कंटेन सल्फर इन देम, सिस्टीन है, मिथियोनाइन है, तो कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर एस एच सल्फा हाइड्रल ग्रुप है, मतलब उनके अंदर सल्फर प्रेजेंट है।
So once you are putting this bacteriophage in a medium containing radioactive sulfur, तो जो उनका प्रोटीन कोट है वो पूरा रेडियो एक्टिव हो जाएगा, जिसको उन्होंने रेड कलर से शो किया है। रेड कलर वैसे भी आपको पता है डेंजर का साइन होता है, तो बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पे इसको रेड कलर से बना दिया। इसका मतलब इसका जितना भी प्रोटीन कोट था वो डेंजर या रेडियो एक्टिवली लेबल हो चुका है। एंड कैन यू सी जो सेंटर में डीएनए वो अभी भी ब्लैक कलर का है, क्योंकि डीएनए में जो सल्फर होता है वो एब्सेंट है। आप क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक उठा के देखो, उसमें पूरा न्यूक्लियोटाइड और वो सारी चीज़ें आप देख लो, डीएनए में फॉस्फेट होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, बट डीएनए में सल्फर नहीं होता। सो वंस वी आर डिपिंग दिस बैक्टीरियोफाज इन अ रेडियो एक्टिव सल्फर सोल्यूशन, तो डीएनए नॉर्मल रहेगा, मतलब उसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो उसका प्रोटीन कोड है इट विल बिकम रेडियो एक्टिव। एंड इन द फर्स्ट स्टेप, एक बार ये इन्होंने पूरा बैक्टीरियोफाज रेडियो एक्टिव सोल्यूशन में अच्छे से डिप कर लिया, लेबल कर दिया, now they allowed this bacteria to infect the bacterial cell, bacteriophage को उन्होंने allow किया to infect the bacterial cell। तो उस टाइम पे नहीं पता था कि इसका कौन सा मॉलिक्यूल डीएनए अंदर जाता है कि प्रोटीन सेल के अंदर जाता है, they didn't knew। ये तो उन्होंने बाद में अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डायग्राम बनाया। एंड नाउ वी नो कि जब भी बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसका प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है, एंड बिकॉज डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल, सो डीएनए सेल्स के अंदर चला जाएगा। So once they allowed this bacteriophage to infect the bacteria, so protein coat they remain outside the bacterial cell, and DNA entered inside the bacterial cell. Blend उसके बाद they did a step which is called blending। जैसे हम मिक्सर जार में चलाते हैं ना, थोड़ा सा इसको सोल्यूशन को इन्होंने रोटेट कर दिया। सो वंस यू रोटेटिंग, ये जो प्रोटीन कोड बैक्टीरिया के साथ अटैच थे वो अब आपके सेपरेट हो जाएंगे, इसके साथ डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। देन दे डिड अ स्टेप विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी आपको पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में बताया व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सो मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, आप यूट्यूब पे उसकी वीडियो एक बार ज़रूर देखना, बहुत छोटी सी मशीन होती है, इट्स अ वेरी हैंडी मशीन। उसके सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में उन्होंने ये मिक्सचर डाला प्रोटीन कोड और बैक्टीरिया वाला, उसके बाद उसको हाई स्पीड पे रोटेट किया। सो जो उनको टेस्ट ट्यूब मिली उसमें उनको दो पार्ट्स मिले, एक हम बोलते हैं पेलेट्स एंड दी अदर इज कॉल्ड सुपरनेटेंट। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री में लास्ट ईयर प्रैक्टिकल किया होगा, तो जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो नीचे कई बार कुछ प्रेसिपिटेट जैसा कलेक्ट हो जाता है या हार्ड चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं, विच इज़ कॉल्ड पेलेट। और जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो पेलेट मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, सुपरनेटेंट मतलब जो लिक्विड ऊपर फ्लोट कर रहा है। सो दे डिड द सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद उन्होंने देखा कि जितनी भी बैक्टीरियल सेल्स हैं वो तो हैवी हैं, तो वो नीचे पेलेट में कलेक्ट हो गई, और इन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई। एंड हमें स्टार्टिंग से पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव नहीं है, डीएनए इज नॉट रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब अगर सेल्स नीचे कलेक्टेड है और उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब डीएनए हैज़ एंटर्ड इनसाइड द सेल्स, दैट इज व्हाई दीज सेल्स आर नॉट शोइंग रेडियो एक्टिविटी। जो उन्होंने सुपरनेटेंट था उसको चेक किया तो उसमें रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, फिर उसको माइक्रोस्कोप के वगैरह नीचे देखा तो उसमें उनको प्रोटीन कोट नज़र आया। इसका मतलब प्रोटीन्स जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर नहीं कर रहा है, डीएनए इज एबल टू एंटर इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, और जो भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल होता है ओनली दैट इज एबल टू एंटर इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। सो यहाँ पे एक पिक्चर क्लियर हो गई कि जो हमारा प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब उसका इन्होंने पैरेलल एक्सपेरिमेंट किया। पैरेलल मतलब पहले वाले से सेम, सिर्फ थोड़ा सा उसमें डिफरेंस क्या रखा, दैट नाउ दे टुक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जब आप रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेते हो तो व्हाट विल हैपन, नाउ ऑपोजिट थिंग विल, ऑपोजिट मॉलिक्यूल्स विल गेट लेबल्ड। क्योंकि देखो फॉस्फोरस आपका डीएनए में तो प्रेजेंट होता है, बट किसी भी प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है। तो जब आप इस बैक्टीरियोफाज के सोल्यूशन को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में डिप करके रखोगे तो डीएनए तो रेड कलर का हो गया, मतलब रेडियो एक्टिवली लेबल हो गया, लेकिन जो प्रोटीन कोड है वो रेडियो एक्टिवली लेबल नहीं होगा। फिर वही 3 स्टेप्स किया, दैट दे अलाउड दिस बैक्टीरियोफाज टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन। उसके बाद इन्होंने ब्लेंडिंग की, मीन्स मिक्सचर जार में हल्का सा मिक्सचर को मूव किया सो दैट दीज प्रोटीन्स कोड गेट डिटैच फ्रॉम द बैक्टीरिया। उसके बाद सेंट्रीफिकेशन किया, अगेन जब इनको जो टेस्ट ट्यूब है उसमें पेलेट और सुपरनेटेंट ऑब्टेन हुआ, तो जो इनकी सुपरनेटेंट थी जिसमें प्रोटीन कोट है उसमें रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई, क्योंकि रेडियो एक्टिव नहीं था प्रोटीन कोट फॉस्फोरस के साथ। और जो नीचे पेलेट में बैक्टीरियल सेल्स मिली उसमें इनको रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। It means DNA is able to enter inside the cell and DNA is the genetic material. So that is how they could prove, 100% prove कर दिया कि DNA ही genetic material होता है, प्रोटीन genetic material नहीं है। And after this experiment, क्योंकि उन्होंने 2 parts में डबल क्रॉस चेक कर लिया, तो सारे साइंटिस्ट की कन्फ्यूजन रिजॉल्व हो गई।
and all of them agreed that yes, now we agree that DNA is the genetic material. तो इस एक्सपेरिमेंट को आपने ये 3 हेडिंग्स और डायग्राम्स के साथ लर्न करना है, साइंटिस्ट का नाम लर्न करना है, और इसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है जो शायद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में भी है कि अगर ये जो हर्शल चेस का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे तो उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस लिया है. इफ दे हैड टेकन रेडियो एक्टिव कार्बन और एंड रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, will their experiment be successful and will they have got the result? अगर वो रेडियो एक्टिव सल्फर या फॉस्फोरस ना लेके रेडियो एक्टिव कार्बन और हाइड्रोजन लेते या नाइट्रोजन लेते या ऑक्सीजन लेते, कोई भी ऐसा और एलिमेंट ले लेते रेडियो एक्टिविटी का, तो क्या उनको उनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिलता? देन द आंसर हैज़ टू बी नो, बिकॉज वी नो कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं. कॉमन एलिमेंट्स का मतलब है कि ये प्रोटीन में भी प्रेजेंट होते हैं, ये डीएनए में भी प्रेजेंट होते हैं. तो अगर आप इनमें से रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट लेके एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपका डीएनए, प्रोटीन सब कुछ रेडियो एक्टिव लेबल हो जाएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो उनके एक्सपेरिमेंट की ब्यूटी किस चीज़ में लाई करती है? एक तो उन्होंने ऐसा ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया जिसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन और डीएनए, क्योंकि उस टाइम पे मेन कन्फ्यूजन प्रोटीन और डीएनए को ही था, कार्बोहाइड्रेट और जो आपका आरएनए इट वाज ऑलरेडी आउट ऑफ पिक्चर. तो ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया जो सिर्फ इन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ. दूसरी जो उनके एक्सपेरिमेंट की सबसे यूनिक चीज़ है कि उन्होंने ऐसे एलिमेंट सिलेक्ट किए जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, दूसरे में एब्सेंट है. जैसे टॉकिंग अबाउट सल्फर, सल्फर आपका प्रोटीन में प्रेजेंट है, डीएनए में एब्सेंट है. टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस, अब ऑपोजिट हो गया, फॉस्फोरस आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोड में एब्सेंट होता है. तो एक बार में आप दोनों मॉलिक्यूल में से किसी एक को ही लेबल कर रहे हो. अगर आपने यहाँ पे रेडियो एक्टिव कार्बन ले लिया होता तो ये अंदर का डीएनए भी लेबल हो जाता, आपको एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता, सब कुछ रेडियो एक्टिव हो गया, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने जो भी मॉलिक्यूल्स लिए, वो मॉलिक्यूल्स भी ऐसे लिए रेडियो एक्टिविटी वाले जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. मतलब जो एलिमेंट लिया, this sulfur is present in the protein, absent in the DNA, and phosphorus is present in the DNA, absent in protein. So that is how they could get the result. So with the help of this experiment, they could prove 100% that DNA is the genetic material. Okay, उसके बाद हम एक और टॉपिक लेते हैं कि जो हमारा डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो सबसे पहला तो यही है दैट इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, मतलब कि वो अपनी कार्बन कॉपीज़ बना पाए. एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 बने, फिर 4 बने, देन 8, लाइक दिस. सो इट शुड बी एबल टू मेक इट्स रेप्लिका और कार्बन कॉपी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एबल टू चेंज सो मच फ्रीक्वेंटली. उसके बाद इसमें प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन. एक्चुअली दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है. एक तरफ हम कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो स्लो चेंजेस को अलाउ करे, म्यूटेशन को अलाउ करे. जो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा वो चेंजेस या म्यूटेशन अलाउ नहीं करता. तो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा डीएनए है वो 99.9% स्टेबल है, ठीक है. मतलब उसके अंदर चेंज होने का जो चांस है वो सिर्फ 0.1% है, और ये 0.1% भी सफिशेंट है. 0.1% तो है, एटलीस्ट ज़ीरो तो नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन वो हर जनरेशन में कुछ चेंज हो सकता है. एंड बिकॉज वो चेंज रखने की कैपेसिटी रखता है तो वो एवोल्यूशन में हेल्प करेगा. तो डीएनए के देखो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है. एंड हाउ इज दैट मेंटेन द बैलेंस कि वो 99.9% तक तो स्टेबल है, बट 0.1% उसके अंदर स्कोप है फॉर शोइंग द चेंजेस इन द नेक्स्ट जनरेशन. दैट इज़ हाउ इट अलाउज म्यूटेशन, उसके अंदर चेंजेस होते हैं विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. उसके बाद है दैट इट इज़ एबल टू एक्सप्रेस. ऑब्वियसली डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, पहले वो एमआरएनए बनाएगा, फिर वो प्रोटीन बनाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज प्रोटीन वो अपना पूरा इफेक्ट शो कर सकता है. जैसे अगर कैपिटल टी जीन है तो वो प्लांट को टॉल कैसे बनाती है? जीन मीन्स डीएनए का पार्ट हो गया, क्रोमोसोम का पार्ट हो गया, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. सो दिस जीन मीन्स अल्टीमेटली डीएनए की बात हो रही है. तो वो अपना इफेक्ट कैसे शो कर रहा है, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? एक्सप्रेस करना मतलब अपना इफेक्ट कैसे शो कर रहा है? बाय मेकिंग सर्टेन हॉर्मोन्स एंड अदर एंजाइम्स विच विल मेक द प्लांट टॉल. तो ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करेगा, अपने इफेक्ट्स को भी शो करेगा. Then you have to understand the difference between DNA RNA. आपकी बुक में पेज 103 पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे 4 पॉइंट्स जेनेटिक मटेरियल के मेंशन है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, रिकॉल द केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. तो यहाँ से आप इस स्लाइड से इसका आंसर लिख सकते हो कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड है. यू कैन लुक द स्ट्रक्चर हियर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डीएनए डबल हेलिकल है. उसके बाद जो डीएनए है
वो लेस रिएक्टिव होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई डीएनए इज लेस रिएक्टिव और आरएनए इज मोर रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव का मतलब है कि जल्दी से उसका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज नहीं होता। मोर रिएक्टिव या हाई रिएक्टिविटी का मतलब है कि आरएनए का स्ट्रक्चर जल्दी से चेंज हो सकता है या डैमेज हो सकता है। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक रीज़न मेंशन्ड है कि जो डीएनए है उसमें थाइमीन प्रेजेंट है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट है। सो नाउ अ क्वेश्चन मस्ट कम इन योर माइंड कि दोनों में क्या एक्चुअली डिफरेंस होता है। तो ये जो थाइमीन है और यूरासिल है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। जो हमारा थाइमीन है इस पे CH3 ग्रुप होता है और यूरासिल पे नॉर्मल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मीन्स इट इज़ हैविंग हाइड्रोजन, इट इज़ हैविंग मिथाइल। अब आप केमिस्ट्री में एक इफेक्ट पढ़ोगे, रेजोनेंस होती है ऐसे बेंजीन रिंग में। एक्चुअली जो CH3 ग्रुप है दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द रिंग, और वो पूरा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रेजोनेट हो जाते हैं, पूरी रिंग में मूव कर रहे हैं अच्छे से। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होती है स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उतना रेजोनेंस में हेल्प नहीं कर पाता, तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह लोकलाइज हो जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूरासिल हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ गेटिंग डैमेज। थाइमीन जल्दी से डैमेज नहीं होता, यूरासिल जल्दी से चेंज भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। सो दैट इज़ वाई डीएनए इज़ मोर स्टेबल एंड आरएनए इज़ लेस स्टेबल। उसके बाद एक स्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इनके शुगर के रेस्पेक्ट में भी है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराया था कि आरएनए में राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, और दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो राइबोज शुगर है उसके सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, और जो हमारा डीएनए की डीऑक्सी राइबोज शुगर है उसके सेकेंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। एक्चुअली जो थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप होता है ये तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में यूज अप हो जाता है। तो जब ये बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, एक्चुअली ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है बिकॉज इट इज़ हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ये फ्री रह गया क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये आरएनए का दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि अब ये फ्री है, करने के लिए इसके पास कुछ काम नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज नहीं हुआ। नाउ दिस हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ अटैकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ रहा है, और जब ये बॉन्ड को अटैक करेगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली आरएनए उसके चलते आपकी एनसीईआरटी टर्म में एक टर्म मेंशन है आरएनए के लिए, इट इज़ लिबाइल। लिबाइल वर्ड का मतलब होता है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है। क्यों डैमेज हो सकता है? बिकॉज ये जो सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन है ये किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज नहीं होती है, एंड इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ अटैकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो आरएनए है वो लिबाइल है, मीन्स इट इज़ प्रोन टू डैमेज। लेकिन डीएनए की डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड कार्बन पे जो ऑक्सीजन है वो तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाएगा, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनके दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो कभी डैमेज नहीं होगा एंड दे विल बी मोर स्टेबल। सो दोनों रीजंस हैं कि जो आरएनए का यूरासिल है वो भी लेस स्टेबल है, उसकी शुगर भी लेस स्टेबल है। सो इसीलिए आरएनए बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, और जहाँ पे भी आरएनए जल्दी चेंज हो सकता है इट मीन्स इट कैन म्यूटेट एट अ वेरी फास्ट रेट एंड चेंज इट्स स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखो तो कोविड के केस में हमारा यही तो रहा है, जो हमारा कोरोना वायरस है इसकी कितनी सारी स्ट्रेन्स बन चुकी हैं, अल्फ़ा बीटा गामा लैम्डा, सो मैनी स्ट्रेन्स हैव कम अप इन सच अ शॉर्ट टाइम। 1.5 साल के अंदर ही इतनी सारी स्ट्रेन्स उसकी बन गई है, इतने सारे न्यू टाइप के म्यूटेंट्स बन गए हैं। तो वो तभी पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटीरियल आरएनए है। हैड इट्स जेनेटिक मटीरियल भी इन डीएनए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि डीएनए इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, तो इतनी सारी स्ट्रेन्स नहीं बनती। तो इंडिया में जो हमारी सेकेंड वेव आई थी दैट वाज बिकॉज ऑफ अ डेल्टा वेरिएंट, जो कि पहले वाले वेरिएंट के कंपैरिजन में ज़्यादा डेडली थी, ज़्यादा ट्रांसमिसिबल थी। तो वायरसेस के साथ ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि उनका जेनेटिक मटीरियल आरएनए होता है, एंड आरएनए कैन म्यूटेट एट अ वेरी फास्ट रेट, सो एज अ रिजल्ट दे कैन फॉर्म न्यू स्ट्रेन्स और न्यू म्यूटेंट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये तो हमने देख ही लिया, अभी 1.5 ईयर से भी कम हुआ है और इतनी सारे न्यू स्ट्रेन्स जो हैं वो वायरस के फॉर्म हो चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटीरियल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द टर्म और वी विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिसेल्सन एंड स्टॉल। इसमें एक लास्ट पॉइंट जो आपकी बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि आरएनए वायरसेस जल्दी म्यूटेट करते हैं, उनका एवोल्यूशन फास्टर होता है। एक पॉइंट जो इसमें और मेंशन्ड है वो ये है कि आउट ऑफ डीएनए एंड आरएनए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? डीएनए सबसे पहला फॉर्म हुआ है कि आरएनए सबसे पहला फॉर्म हुआ है? तो आप अपनी बुक में अच्छे से रीड करना, जहाँ पे हेडिंग है आरएनए वर्ल्ड।
वहाँ पे दे हैव क्लियरली मेंशन कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था दैट वाज आरएनए. आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. एवोल्यूशन में जब अर्थ के ऊपर एवोल्यूशन हो रहा था तो नेचर ने सबसे पहले आरएनए बनाया, बट देन द नेचर रियलाइज कि जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसका स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं है. तो उसने सोचा कि इसको इसमें कुछ चेंज करना चाहिए सो दैट आई एम कम अप विद अनदर मॉलिक्यूल विच इज़ मोर स्टेबल. तो उसने यूरासिल के ऊपर एक थाइमीन ग्रुप अटैच कर दिया. तो यूरासिल आपका यूरासिल के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो जो यूरासिल था वो थाइमीन में चेंज हो गया एंड दिस थाइमीन इज मोर स्टेबल देन यूरासिल. इसके राइबोस शुगर में प्रॉब्लम थी तो सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दिया, तो जो शुगर बनी वो डीऑक्सी राइबोस शुगर बनी विच इज़ मोर स्टेबल. तो पहले नेचर ने आरएनए बनाया बट देन नेचर रियलाइज कि ये मॉलिक्यूल उतना स्टेबल नहीं है, इसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, आई शुड चेंज इट एंड देन लेटर ऑन डीएनए वाज बीइंग फॉर्म. तो अगर कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल फॉर्म, तो फर्स्ट हमेशा आरएनए है. डीएनए वाज फॉर्म्ड ऑन द सेकेंड नंबर. इज दैट क्लियर? सो वी विल कंटिन्यू अप टू दिस पॉइंट. नेक्स्ट क्लास में हम हर्षे चेस का एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्लीज़ उसको थोड़ा सा रीड कर लेना. डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा रीड कर लेना. वी विल कवर अप दोज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास. So thank you students. I am winding up the session.